नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दोपहर के 2 बज रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 1 लाख छात्रों मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन जिस तरीके से आगे बढ़ा, हम लोग इस बात को देखते थे। जब प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जनधन योजना लागू की थी, हम लोगों को लगता था इस योजना का क्या लाभ होगा। लेकिन जब कोरोना कालखंड में जनधन अकाउंट धारी उन महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता था, तब लगता था प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच दूरदर्शी सोच है। मोदी जी ने 7 वर्ष पहले तय कर लिया था कि हर गरीब का खाता होना चाहिए। अगर भाइयों बहनों गरीब का खाता नहीं होता तो गरीब के पास पैसा नहीं पहुंच पाता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 5 साल पहले कर ली थी। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 वर्ष पहले कर दी थी। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 5 वर्ष पहले कर दी थी और उसके परिणाम भी हम सबको देखते हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है। तकनीक का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व हो सकता है, यह हम लोगों ने कोरोना कालखंड में और भी मजबूती बहुत नजदीक से देखा है। मुझे याद है जब परीक्षाएं होनी थी, बच्चों की परीक्षाएं नहीं हो रही थी, उनको ग्रेडिंग नहीं तय हो पा रही थी और बहुत सारे युवा चाहते थे कि उनको कुछ अच्छी सुविधा मिले। मैं देखता था, गांव में जाता था, बच्चों से पूछता था पढ़ाई हो रही है। वे कहते थे पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, टैबलेट नहीं है, हम कैसे अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है। और तब सरकार ने तय किया हम प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ जोड़ेंगे, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके। और भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और यहां पर हम लोग न केवल अपने छात्र छात्राओं को जो स्नातक और प्रास्नातक में अध्ययन कर रहे हैं उनको, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले और प्रदेश की कोचिंग संस्थाओं में, मुझे याद है जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, सबसे पहली चुनौती हमारे सामने आई थी कि कोटा में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों के लिए कैसे उनको उनके घर में सुरक्षित लाया जाए। राजस्थान सरकार तैयार नहीं थी सहयोग करने के लिए। मुझे उत्तर प्रदेश से बसेज भेजनी पड़ी थी कोटा, और उन सभी 15,000 बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के कार्य किए थे। और भाइयों बहनों, तब मैंने तय किया था, तब हमने अपने अधिकारियों को एक जिम्मेदारी दी थी, और जिम्मेदारी ये दी थी कि अब हमारे प्रदेश के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रदेश के बाहर न जाना पड़े, इसके लिए हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, आज 10,000 अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था जो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर एक कमिश्नरी में की है, अब हम उसके हर जनपद तक ले जा रहे हैं। ऐसे 10,000 प्रतियोगी छात्रों की तैयारी करने वाले अभ्युदय कोचिंग से जुड़े हुए युवाओं को भी स्मार्टफोन देने और टैबलेट की व्यवस्था, फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ आज हम जोड़ने जा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने खन्ना में गगनदीप सिंह के घर से उसके एक भाई को एक लैपटॉप, मोबाइल और कैश समेत हिरासत में लिया। माना जा रहा है कि अदालत परिसर में धमाके के मामले में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। पंजाब के डीजीपी ने ब्लास्ट केस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केस को 24 घंटे के अंदर सुलझा लेने का दावा किया। उन्होंने कहा कि ब्लास्ट में शामिल गगनदीप ड्रग्स केस में भी शामिल था, जेल में खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। सिम कार्ड से पुलिस ने पूरी गुत्थी सुलझाने का दावा कर लिया है। तो पुलिस ने कहा है कि सिम कार्ड से हमने ये गुत्थी सुलझाई है 24 घंटे के अंदर। डीजीपी साहब क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। Within 24 hours we could trace the main accused.
he turned out to be a dismissed head constable of Punjab Police who had been arrested by the STF for carrying narcotic drugs. But I'm proud to say that the Punjab Police team, with each element, officers, the local police, the forensic science team, with the support from the centre, ਸਾਡੇ internal intelligence units, they have done an excellent job. And within 24 hours, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੇਵਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ and from abroad with Khalistani elements, with terror outfits, with mafia outfits, as well as narcotic smugglers, ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆਉਣਗੇ we will be providing them to you. The main thing it turned out finally, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਲੀਡਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। I suppose you would have seen that we found some tattered clothes, garments, a SIM card, mobile phone, and the tattoo on the arm of the deceased. आइए सीधे चंडीगढ़ कमलजीत संधू हमारी संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। कमल, पहले इसमें राजनीतिक साजिश की बातें आ रही थी, उसके बाद इसमें खालिस्तानी कनेक्शन आ रहा था। अब डीजीपी और पुलिस के खुलासे के बाद ये केस किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, गुत्थी तो सुलझती हुई नजर आ रही है सईद। सबसे बड़ी बात यह है कि खुलासा ये हुआ है कि गगनदीप है, जो कि डिसमिस्ड हेड कांस्टेबल था पंजाब पुलिस में, उसी ने ये पूरा कांड किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बॉम्ब असेंबल कर रहा था जब ये एक्सप्लोजन हुआ। पुलिस का कहना है और यही दावा है कि उसकी अपनी एक डेट है कोर्ट हियरिंग की, वो नजदीक आ रही थी और वो उसमें डिले चाहता था, जुडिशरी से बदला लेना चाहता था, तो एक रिवेंज की भावना से किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जेल में काफी समय रहा था, तो ये कनेक्शन अटकलें लगाई जा रही है कि इसका खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से भी कुछ नाता हो सकता है। बाहर जो पाकिस्तान है वहां से कुछ हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव आए हुए हैं, उससे एक कनेक्शन निकलता ना जा रहा है। तो करीब आती जा रही है पंजाब पुलिस इसको पूरी गुत्थी को सुलझाने में। लेकिन सबसे बड़ा जो लीड है वो डेड बॉडी से मिला है, जहां पे खुलासा हुआ है कि ये हेड कांस्टेबल है। लेकिन आगे आने वाले समय में किस तरह से जो गैंगस्टर्स हैं, स्मगलर्स हैं, जो ड्रग्स की तस्करी करते हैं वो लोग, और साथ में जो सिस्टम में कुछ लोग मिले हुए हैं, जिस तरह से गगनदीप का नाम आया था, उस सबको एक सिस्टम को क्लेंस करने की भी बात आ रही है सामने। और दूसरी बात ये आ रही है कि जिस एंगल से, टेरर के एंगल से देखा जा रहा था कि ये क्या बड़ी साजिश है या और धमाके हो सकते हैं या फिर ये एक आइसोलेटेड केस है, ये सब अब देखने वाली बात है। क्योंकि जो चुनाव है 2022 के वो बिल्कुल नजदीक है, पंजाब पोल डायरेक्शंस में जा रहा है, और इसी बीच में इस तरह में सैक्रिलेज होना, लिंचिंग होना और उसके बाद बम धमाका होना अपने आप में बड़े सवालिया निशान खड़े कर देता है। बहुत धन्यवाद कमल। कमलजीत संधू हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। और अब रुख उत्तर प्रदेश का, जहां पर एक बहुत बड़ा छापा डाला गया। अब तक 177 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। कानपुर में छापा खत्म हो गया, लेकिन इत्र कारोबारी जैन के कन्नौज वाले घर पे भी छापा इस समय चल रहा है। इनकम टैक्स के 13 ऑफिसर्स की टीम पूरे घर को छान रही है। उससे पहले कल 125 करोड़ रुपए मिल चुके थे और आज ये हो गया है 177 करोड़। 8 मशीनें नोट गिनने की लगाई गई थी। एक कंटेनर नोटों को भरकर ले जाने के लिए बुलाया गया था। घर को सील कर दिया है कानपुर वाले। और अब कन्नौज में पुलिस के साथ ये जो पुश्तैनी घर है इत्र कारोबारी पीयूष जैन का, वहाँ पर ये छापा चल रहा है और वहाँ पर तलाशी ली जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ से भी उतना ही उसी तरह से कैश बरामद होता है या कुछ और। किस तरह से टैक्स बचाया गया, जीएसटी की चोरी की गई और गुटखे और इत्र के अवैध कारोबार में अवैध ढंग से, ये देखिए कंटेनर से सारे ये पैसे भर के इसमें गए हैं। आइए संतोष हमारे संवाददाता कन्नौज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या चल रहा है कार्रवाई में, अभी तक क्या जानकारी हासिल हो पाई है? संतोष, हमारी बात सुन पा रहे हैं आप? कल करीब 23 दिसंबर को दोपहर, जी बिल्कुल,
23 दिसंबर को सुबह करीब 2:15 बजे के लगभग जो डीजीजीआई की टीमें थीं वो हम इस समय पर पीयूष जैन का जो पुश्तैनी घर है यहाँ पर खड़े हैं। ये पीयूष जैन का पुश्तैनी घर है। यहाँ पर 23 दिसंबर को दोपहर 2:15 बजे करीब यहाँ पे टीमें पहुंची थी। उन्होंने एक नोटिस चस्पा किया। पूरे कहा जाए कि ये बड़ा घर है, जितने भी गेट थे वहां पर ये नोटिस चस्पा करने के बाद से टीमें चली गई। लेकिन कल पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन और परिवार के एक अन्य युवक को लेकर के यहाँ पर टीमें पहुंची हैं। तभी से छापेमारी चल रही है। सबसे अहम बात कि यहाँ पे अंदर जो ताले हैं उनको काटने के लिए बाहर से कारीगर बुलाए गए हैं जो ताले काट सकते हैं। वह तमाम अन्य कारीगरों की मदद से अभी भी हम जब आपसे बात कर रहे हैं इस समय पर भी इससे थोड़ी देर पहले भी तमाम आवाजें आ रही थी काटने की, जो कटर गैस कटर की मदद से जो काटे जाते हैं ताले, उस तरीके से आवाजें आ रही हैं। यानी कि ताले काटे जा रहे हैं। अभी तक कितनी बरामदगी हुई है ये तो आधिकारिक तौर पर कोई बताने को तैयार नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कल शाम 4 बजे से जो टीमें अंदर गई हैं पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन समेत 2 युवकों को लेकर के, तब से लगातार यहां पर जांच जारी है और तभी से टीमें अंदर पहुंची हुई हैं। लगभग 13 सदस्यीय टीम यहां पर अंदर है, डीजीजीआई की टीमें अंदर हैं। यहां पर अभी भी पीयूष जैन के जो पुश्तैनी घर है, जो बताया जा रहा है कि अंदर कई कमरे हैं, तहखाने भी हो सकते हैं, वहां पर जो डीजीजीआई की टीमें हैं वो जांच कर रही हैं। जी बहुत धन्यवाद संतोष। हमारे संवाददाता संतोष जानकारी दे रहे थे। फिलहाल रुख अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में आतंक की सफाई के लिए सुरक्षा बलों का एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आज शोपियां के कुलगाम में एनकाउंटर के दौरान पुलिस और सेना ने मिलकर लश्कर के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद किया गया। पुलिस और सेना के जवानों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सूचना मिलने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आतंकवादियों की घेराबंदी की गई। आतंकवादियों ने जवानों पर फायरिंग की, लेकिन मुठभेड़ के दौरान दोनों आतंकवादी सुरक्षा बलों ने मार गिराए। कल अनंतनाग में हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। कल इवनिंग में शोपियन पुलिस को इत्तला मिली था कि शोपियन में जो मोहल्ला है चौगांव, उसमें लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट छिपा हुआ है। आर्मी पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद मिलिट्री ने अंदर से फायर किया। फिर भी ऑपरेशन को हम लोग रोक दिए और सिविलियन को वेकेट किए। आज मॉर्निंग में फिर से इनकाउंटर रिज्यूम हुआ, जिसमें लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट मारा गया। उसमें एक टेररिस्ट पिछले 1 साल से एक्टिव था, बहुत सारे सिविलियन के लिए इन्वॉल्व था, सिक्योरिटी फोर्स और ग्रेनेड फायरिंग में इन्वॉल्व था। दूसरा मिलिटेंट अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था। हाँ, आरबडी में कल हुआ था नता ईस्ट में, जिसमें एचएम का एक कमांडर मारा गया और पिछले 1.5 साल से एक्टिव था। फिर अभी एरिया को और सैनिटाइज करते हैं। हो सकता है कि कोई लैब ग्रेनेड वगैरह एम्यूनेशन हो जिससे किसी को हार्म न पहुँचे, तो उसको एरिया को सैनिटाइज करके हम छोड़ देंगे। हमारे देश में जबरदस्त भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं और इन भड़काऊ भाषणों पर बवाल। एक तरफ ओवैसी हैं और दूसरी तरफ हरिद्वार की धर्म संसद में दिए गए भाषण। दोनों सभाओं में कही गई बातें देश को बुरी लगी। ओवैसी कह रहे हैं कि हमेशा मोदी और योगी पद पर नहीं रहेंगे। उधर हरिद्वार की धर्म संसद में एक धर्म विशेष के विरुद्ध भड़काऊ बयान दिए गए। वहां हाल ही में हिंदू धर्म अपनाने वाले वसीम रिजवी के विरुद्ध केस भी दर्ज किया गया। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। ये सब बातें तो वो आदतन बोलते हैं, फितरतन बोलते हैं, शरारतन बोलते हैं। नाम असदुद्दीन हो या अकबरुद्दीन हो, दिल का भाव तो वही रहता है। ये तो उसी पार्टी के हैं ना। 15 मिनट पुलिस हटा लो, 20 करोड़ बदाम 100 करोड़ और अनेक प्रकार की निंदनीय भर्त्सना योग्य भद्दी बातें करके जो वो करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे विचार से मैं कहना चाहूँगा कि जो बाकी पार्टियां हैं ना, समाजवादी पार्टी और ये सब, उन पे तो जिन्ना का साया है और इनमें तो जिन्ना की रूह है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 97वीं जयंती। बीजेपी ने आज से माइक्रो डोनेशन अभियान शुरू किया, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 11 फरवरी तक चलेगा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से इसने इस अभियान की शुरुआत की। 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का चंदा इसमें दिया जा सकेगा। नमो ऐप पर भी आप चंदा दे सकते हैं। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्मारक सदैव अटल जाकर पीएम और विभिन्न नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
आज भी उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास